तो जो भैया आपके बोर्ड पर ये आर्टिकल लिखा हुआ है वर्नर का सिद्धांत, या आप जिसको वर्नर थ्योरी कहते हैं, ये अपने कोर्स के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले अगर हम वर्नर थ्योरी को पढ़ना स्टार्ट करें, उससे भी पहले कुछ बातें जान लेनी जरूरी है। देखो, वर्नर ने बताया कि अगर आपके पास कोई उपसह संयोजक यौगिक है, जैसे मैं एक उपसह संयोजक यौगिक लिखता हूं, ये है उपसह संयोजक यौगिक COCl3 इंटू 6NH3। अब कुछ बच्चे तो इसको देखकर भी कंफ्यूज हो जाएंगे, कहेंगे सर जी ये कैसा फॉर्मूला लिख दिया है, उपसह संयोजक यौगिक की शक्ल और इसकी शक्ल तो दूर दूर से मैच नहीं करती है। फिर आपने कहा कि उपसह संयोजक यौगिक का ये सूत्र है। बेटा वर्नर ने फॉर्मूले को ऐसे ही लिखा था। वर्नर का पूरा नाम अल्फ्रेड वर्नर है, उन्होंने फॉर्मूले को ऐसे लिखा। हाँ, मॉडर्न टाइम में, आज के समय में हम इसी सूत्र को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, अर्थात इसको थोड़ा सा सजा देते हैं, अच्छा बना देते हैं। कैसे? CONH3 का होल 6, देखो CONH3 का होल 6, और ये जो Cl3 लिखा हुआ है इसको लिखते हैं ब्रैकेट से बाहर। तो मैं क्या सोच पा रहा हूं कि वर्नर ने जब अपने उपसह संयोजक यौगिकों को लिखना स्टार्ट किया, उनके लिखने का तरीका ये था, और आज के समय में उसी सूत्र को लिखने का तरीका ऐसा बनाया गया है, जिसमें से केंद्रीय धातु परमाणु जो है, इसमें से केंद्रीय धातु परमाणु यहां कोबाल्ट है और वहां भी केंद्रीय धातु परमाणु कोबाल्ट है। कोबाल्ट इस पूरे स्ट्रक्चर में दो प्रकार के अवयवों से घिरा होता है। पहले वे अवयव, मॉडर्न फॉर्मूले पर देख लेते हैं, पहले वे अवयव जो लिगेंड्स के फॉर्म में रखे हुए हैं, और दूसरे वे अवयव जो सरल आयन के फॉर्म में केंद्रीय धातु परमाणु से कनेक्ट हैं। तो जब पूछा गया वर्नर से कि आप किसी उपसह संयोजक यौगिक में आप ये देख रहे हो कि दो प्रकार के ग्रुप, पहले प्रकार का ग्रुप और दूसरे प्रकार का ग्रुप जुड़ा हुआ है, आपसे अगर कहा जाए कि इस यौगिक के संरचना सूत्र को देखें और संरचना सूत्र के हिसाब से आप इसको बताएं कि इन ग्रुप और इन ग्रुप का जुड़ाव केंद्रीय धातु परमाणु के साथ किस प्रकार का है, तो देखो वर्नर ने बताया क्या। वर्नर ने बताया कि किसी भी यौगिक का जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है, उस पर हमेशा दो प्रकार के ग्रुप जुड़े होते हैं। पहले ग्रुप जुड़े होते हैं मजबूत बॉन्ड से, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से। जो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है उस बॉन्ड के विषय में उन्होंने पहली इंफॉर्मेशन दी, और दूसरी इंफॉर्मेशन दी वो बॉन्ड जो कमजोर होता है। अब देखो मैं क्या कहता हूं, अगर वर्नर के थ्योरी के हिसाब से इसके स्ट्रक्चर को बनाएं तो सबसे पहले कोबाल्ट में 6NH3 को जोड़ना चाहिए। और 6NH3 जोड़ोगे कैसे? देखो 1 2 3 4 5 6। अब इस पे वो डेटिव बॉन्ड मत बनाना, क्योंकि वर्नर जिस समय इन सूत्रों का स्ट्रक्चर वर्नर ने बनाया था, उस डेटिव बॉन्ड या उपसह संयोजक बॉन्ड की खोज हुई नहीं थी, तब की बात है ये। तो आप इनको लाइनें केवल बना दोगे। बेटा मैं यहां भी NH3 रख दूंगा, मैं यहां भी NH3 रख दूंगा, और हर जगह इन 6 की 6 जगह पर आप NH3 को रखोगे। यहां पे भी NH3 रखा जाएगा। फिर उनसे बात हुई कि आपने एक प्रकार के अवयवों को तो जोड़ दिया, अब आपके पास बचते हैं दूसरे प्रकार के अवयव, उनको कैसे जोड़ेंगे? तो बेटा दूसरे प्रकार के अवयव जो लिखे हुए हैं Cl3, इनको जोड़ने की कोई निश्चित दिशा नहीं है, इनको कहीं भी जोड़ सकते हैं। पहला जोड़ दिया, दूसरा Cl जोड़ दिया, और तीसरा Cl जोड़ दिया। इस प्रकार से वर्नर को ज्ञात हुआ कि किसी केंद्रीय धातु परमाणु में दो प्रकार की वैलेंसी होती है, दो प्रकार की संयोजकताएं पाई जाती हैं। ध्यान देना, पहली वे संयोजकताएं जो केवल ऋण आयन के थ्रू जुड़ी होती हैं। अगर आप इसको जल में घोलोगे, क्लोरीन पर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। पहली वे संयोजकताएं होती हैं जो केवल ऋण आयन के थ्रू जुड़ी होती हैं। जो संयोजकताएं ऋण आयन के थ्रू जुड़ी हुई हैं, इन संयोजकताओं को आप प्राथमिक संयोजकता कहते हो। कोई पूछता है प्राथमिक संयोजकता की विशेषता क्या होती है? जब भी उपसह संयोजक यौगिक को जल में घोला जाता है, प्राथमिक संयोजकता आयन के रूप में टूटकर क्या हो जाती है? अलग। अगर आप इसको भी जल में घोलोगे तो जल में घुलने पर Cl जो होगा ये निगेटिव चार्ज लेकर क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा।
इसलिए हम इसको प्राथमिक संयोजकता भी कहते हैं। थोड़ी सी एक और बात है कि अगर आप इस पूरे कंपाउंड को जल में घोल रहे थे, NH3 आयन के रूप में नहीं टूट रहा है, आयन के रूप में केवल Cl टूट रहा है, इसका मतलब प्राथमिक संयोजकता कमजोर भी है। भाई अगर कमजोर ना होती तो क्या ये Cl टूटता कभी केंद्रीय धातु परमाणु से अलग होता? कभी अलग ना होता। अगर जल में घोलने पर मैं ये देखता हूं कि क्लोरीन, इस सूत्र में क्लोरीन, अदर सूत्रों के हिसाब से देखा जाए तो प्राथमिक संयोजकता, अगर प्राथमिक संयोजकता कमजोर ना होती तो यह आयन के रूप में टूटती नहीं। इसका मतलब प्राथमिक संयोजकता कमजोर होती है और आयन के रूप में टूट जाती है। दूसरी बात आती है, जो संयोजकता आयन के रूप में टूट जाती है उसकी कोई दिशा नहीं होती, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? उसको आप किसी भी एंगल पर लगा सकते हो। अगर कोई पूछे Cl से और Cl के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी दिशा निश्चित ही नहीं होती। आप Cl और Cl को किसी भी एंगल पर लगा सकते हो। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया भी था, आप Cl चाहे जहां चाहो वहां लगा सकते हो आप Cl। तो एक और बात है, Cl की कोई निश्चित दिशा नहीं है, अर्थात प्राथमिक संयोजकता की कोई निश्चित दिशा नहीं है। और प्राथमिक संयोजकता की पहचान कैसे करें फॉर्मूले पर? तो वर्नर ने कहा क्योंकि प्राथमिक संयोजकता कमजोर है, इसकी पहचान के लिए मैं जो बॉन्ड बनाऊंगा प्राथमिक संयोजकता के लिए वो डैश डैश लाइन के साथ या डॉट 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 लाइन के साथ, डॉटेड लाइन के थ्रू आप प्राइमरी वैलेंसी को संतुष्ट करोगे। अच्छा, और भी जो बातें हैं प्राइमरी वैलेंसी से रिलेटेड, अभी जब हम लोग वर्नर का थ्योरी पढ़ेंगे उसमें ध्यान देंगे। बात आ जाते हैं दूसरे प्रकार की संयोजकता में। दूसरे प्रकार की संयोजकता केंद्रीय धातु परमाणु की व्यू होती है जो लिगैंड के थ्रू जुड़ी होती है। और लिगैंड तो आप जानते थे धनावेशित भी हो सकता है, ऋणावेशित भी हो सकता है, उदासीन भी हो सकता है। कोई कहेगा सर जी धनावेशित कैसे? नाइट्रोसोनियम। ऋणावेशित कैसे हो सकता है? साइनो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो। कहता उदासीन कैसे हो सकता है? एथिलीन डाइएमीन, आपको मिल ही रहा था एक्वा, एमीन। तो धनावेशित भी हो सकती है इस द्वितीयक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता ऋणावेशित भी हो सकती है, और द्वितीयक संयोजकता को अगर देखा जाए तो उदासीन भी हो सकती है। लेकिन द्वितीयक संयोजकता का केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जो बॉन्ड होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। इसलिए आप जब भी किसी उपसहसंयोजक यौगिक को जल में घोलते हो या किसी ध्रुवीय विलायक में घोलते हो, ये द्वितीयक संयोजकता कभी ब्रेक नहीं होती। इसका अर्थ है अगर आप इस कंपाउंड को पानी पर घोलोगे तो NH3 कभी आयन के रूप में टूटकर CO से अलग नहीं होने वाला है। स्पष्ट है कि CO और NH3 के बीच का बॉन्ड बहुत ही मजबूत है, और इस मजबूत बॉन्ड को ही कहते हैं द्वितीयक संयोजकता, या अंग्रेजी में आ जाओगे तो सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं इसको। तो एक और बात पता चली कि द्वितीयक संयोजकता आयनों में नहीं तोड़ी जा सकती, अर्थात आयनों में टूटने के योग्य नहीं होती। यह संयोजकता थोड़ी सी ज्यादा मजबूत होती है। एक और बात इसमें से रिपीट करेंगे या एक और बात जोड़ देंगे इसमें से कि द्वितीयक संयोजकता अर्थात कोबाल्ट और NH3, जो NH3 दिख रही है यह द्वितीयक संयोजकता और इसकी दिशा निश्चित होती है। दिशा निश्चित का मतलब होता है दो NH3 बॉन्ड्स के बीच का जो एंगल होता है वो सदैव निश्चित होता है। इस जगह पर दो NH3 बॉन्ड, इस सूत्र में अगर देखा जाए NH3 के दो बॉन्ड्स के बीच का एंगल कितना रहना है? 190 कहते हैं, 90 डिग्री रहना है, 90 अंश रहना है। तो इतनी बातों को समझने के बाद भैया सबसे पहले पढ़ लेते हैं वर्नर की थ्योरी और उससे कुछ इंफॉर्मेशन निकाल के रख लेते हैं। तो अगर मैं वर्नर की थ्योरी पढ़ता हूं, देखो यहां से कहता है वर्नर के अनुसार किसी उप सह संयोजक यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु की दो प्रकार की संयोजकताएं होती हैं। हां, दो प्रकार की संयोजकताएं थी। एक संयोजकता थी प्राथमिक संयोजकता और दूसरी थी द्वितीयक संयोजकता। लेकिन सबसे पहले बड़ाई किसकी बता दी जाए? प्राथमिक संयोजकता की। अच्छा यार ये बताओ, उसको देखो प्राथमिक संयोजकता कौन सी थी? जो केंद्रीय धातु परमाणु Cl के थ्रू जुड़ा था, कि जब केंद्रीय धातु परमाणु NH3 के थ्रू जुड़ा था, Cl के थ्रू जुड़ा था। कहता है प्राथमिक संयोजकता के बारे में आप बताइए। आपको ये नंबर लिखे, इनको ध्यान देना है और देखना है जो मैंने बताया क्या उससे अलग तो नहीं जा रहा कोई नंबर। कहता है जो प्राथमिक संयोजकता होती है ये संयोजकताएं ऋणायन द्वारा संपन्न होती है। क्या आप इसको आयनों में तोड़ोगे तो क्लोरीन पर निगेटिव चार्ज आएगा? बिल्कुल आएगा। हाँ, तो एक तो ये बात सही है कि द्वितीय संयोजकता ऋणायन द्वारा संपन्न होती है। दूसरा लिखा है जल में घोलने पर ये संयोजकताएं आयनों में टूट जाती हैं। बिल्कुल, अगर आप इसको जल में घोलोगे, मैं देखो जल में घोल के दिखाता हूं,
अगर आप इसको जल में घोलोगे, देखो ये दो भागों में टूट जाएगा। पहला भाग टूटेगा CONH3 का होल 6 ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा भाग बेटा टूटेगा 3Cl माइनस चार्ज। तो पहला पॉजिटिव चार्ज, दूसरा निगेटिव चार्ज। अब देखो इसमें से कौन सा भाग आयनों में टूटा है, प्राथमिक संयोजकता ही तो आयनों में टूटी है। तो उसने लिखा जल में घोलने पर जो प्राथमिक संयोजकता होती है ये आयनों में टूट जाती है, अर्थात आयनन योग्य होती है, अर्थात आयन बना सकती है। अगला नंबर लिखा है प्राथमिक संयोजकता को या इन्हें बिंदुदार डॉट 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 रेखाओं द्वारा लिखते हैं। देखो मैंने स्ट्रक्चर में इसे डॉटेड लाइन द्वारा लिखा भी है प्राथमिक को। एक और नंबर पढ़ते हैं, प्राथमिक संयोजकता द्वारा जुड़े आयनों को कोष्ठक के बाहर लिखते हैं। क्या किसी भी उप सहसंयोजक को लिखते समय आपने प्राथमिक वैलेंसी को कोष्ठक से बाहर लिखा है? आप कहोगे सर जी बिल्कुल, प्राथमिक वैलेंसी ये है और इसको हमने कोष्ठक से कहां लिख रखा है? बाहर। अगला नंबर लिखा है इनकी प्रकृति अदिश होती है। इनकी प्रकृति अदिश का मतलब होता है क्लोरीन को क्या किसी निश्चित एंगल पर लगाना है, या जहां जिस एंगल पर चाहो उस एंगल पर लगा सकते हो? तो आप बताओगे क्लोरीन को किसी भी एंगल पर लगा सकते हैं। ऐसा हमने अभी भी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। मैं कह रहा था क्लोरीन जहां मन हो, तुम्हारा मन क्लोरीन को यहां लगाने का ना हो, भैया यहां क्लोरीन लगा लेना। समझ रहे हो? जहां पाओ वहां लगा दो, उसकी कोई निश्चित दिशा नहीं है। वैसे भी एक खास बात होती है, आयनिक बॉन्ड की कोई भी दिशा नहीं होती है। तो आप ऐसा बता सकते हैं इसकी कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं होती है। कहता है इनकी प्रकृति अदिश होती है, अर्थात निश्चित डायरेक्शन नहीं होती। और जब इनकी डायरेक्शन निश्चित नहीं होती, अर्थात डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है, तो इसकी बनावट को भी तो बदला जा सकता है। अर्थात इनकी सहायता से यौगिक की बनावट अर्थात संरचना का निर्धारण नहीं हो सकता। कहता है कि जब इनकी दिशा निश्चित ही नहीं है तो इनकी संरचना भी निश्चित नहीं है, वो भी बदली जा सकती है। अब आ जाते हैं सेकेंडरी वैलेंसी पर। सेकेंडरी वैलेंसी तो वो है जिसमें कोबाल्ट NH3 के साथ जुड़ा है। आप बता सकते हो इसमें सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है कोबाल्ट से जो डायरेक्ट बिना डॉटेड लाइन के द्वारा जुड़ी हुई हैं? 6। ठीक है, ये द्वितीय संयोजकताएं हैं 6। अब आपको देखो ये लिखा है ये संयोजकताएं ऋण आयन, धन आयन या उदासीन अणुओं द्वारा संतुष्ट होती हैं। मतलब कह रहा है कि जो द्वितीय संयोजकता है वो फिलहाल तो यहां उदासीन अणुओं से जुड़ा है, लेकिन आप सोचो द्वितीय संयोजकता है कौन? लिगैंड। और लिगैंड धनायन भी हो सकते हैं, ऋण आयन भी हो सकते हैं और उदासीन भी हो सकते हैं। हमारे केस में, इस केस में उदासीन है। आगे लिखा हुआ है, कहता है इनकी संख्या निश्चित होती है। किसी भी उप सह संयोजक यौगिक के लिए जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो हमेशा निश्चित होती है। अर्थात अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है? 6। कोबाल्ट का कोई भी सूत्र उठा लाइए, आप कहीं से भी निकाल लो, पूरी किताब में से कहीं से भी आप फॉर्मूला ढूंढ डालो, हमेशा कोबाल्ट की जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी वो 6 ही होगी। अगर बाय चांस किसी सूत्र में NH3 5 लिखा है तो आप इस बात को पाओगे कि NH3 अगर किसी सूत्र में ऐसा लिखा है, देखो मैं लिख के दिखाता हूं, CONH3 का होल 5, तो बेटा यहां कोई ना कोई दूसरा अवयव और लिखा होगा। तो 5 वैलेंसी तो इसके साथ हुई NH3 के द्वारा, 1 वैलेंसी किसके साथ हुई? जल के साथ। तो वैलेंसी हमेशा 6 ही रहेगी, यह बात भी ध्यान देने लायक है। तो कहता है द्वितीयक संयोजकता जो होती है बिल्कुल फिक्स होती है। बिल्कुल फिक्स का मतलब वो अगर किसी भी धातु के लिए, कोबाल्ट के लिए 6 तो वो हमेशा 6 ही रहेगी। प्लेटिनम के लिए 4 है तो जीवन भर जितने भी सूत्र मिलेंगे प्लेटिनम के लिए 4 ही रहेगी। सिल्वर के लिए अगर द्वितीय संयोजकता 2 है तो हमेशा सिल्वर का कोई भी फॉर्मूला लेकर आओ, द्वितीय संयोजकता उसके लिए 2 ही रहेगी, ये कभी नहीं बदलती है। कहता है द्वितीयक संयोजकता क्योंकि फिक्स है, कभी चेंज नहीं होना है, तो कहता है मैं द्वितीयक संयोजकता निश्चित होती है जिसे उप सह संयोजक संख्या कहते हैं। जैसे अभी के लिए अगर मुझसे कोई पूछे कि इस सूत्र में उप सह संयोजक संख्या क्या है, तो मैं देखूंगा कोबाल्ट के साथ 6 लिगैंड जुड़े हुए हैं, इसका मतलब इसकी उप सह संयोजक संख्या का मान कितना है? 6। अगला नंबर लिखा है, कहता है इनके द्वारा समन्वय सत्ता का निर्माण होता है। बिल्कुल सही है।
अब आप थोड़ा देर के लिए ध्यान देना, आप केंद्रीय परमाणु को ध्यान देना और द्वितीयक संयोजकता को ध्यान देना। केंद्रीय धातु परमाणु और द्वितीयक संयोजकता जब आपस में मिले हैं तो इन दोनों के आपस में मिलने से बनकर तैयार हुआ है समन्वय सत्ता, या आपने इसको और भी कई नामों से उपसह संयोजक परिसर भी कहा था, उपसह संयोजक मंडल भी कहा था। तो कहता है जब द्वितीयक संयोजकता और केंद्रीय धातु परमाणु मिलते हैं समन्वय सत्ता का निर्माण होता है। एक और नंबर लिखा हुआ है, कहता है जल में घोले जाने पर भी ये आयनों में नहीं टूटती हैं। अर्थात अगर आप इस पदार्थ को पानी पर भी घोल दोगे द्वितीयक संयोजकता वैसे ही जुड़ी रहेगी, ये आयन के रूप में कभी नहीं टूटेगी। अर्थात यह संयोजकता आयनन के योग्य नहीं होती है, अर्थात आयनों में ब्रेक नहीं कर सकते। कहता है द्वितीयक संयोजकता को सतत रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सतत रेखा का मतलब देखो बिना डॉट वाली लाइन, सीधी एक लाइन खींच दी, ये देखो 6 जगह। आगे कहता है प्रदर्शित करते हैं द्वितीयक संयोजकता से जुड़े लिगेंड्स को, जो भी अवयव द्वितीयक संयोजकता के साथ जुड़े हैं उन्हें हमेशा ब्रैकेट के कहां लिखा जाता है, अंदर। देख लो ब्रैकेट के अंदर ही तो लिखा है द्वितीयक संयोजकता को। एक और नंबर लिखा हुआ है द्वितीयक संयोजकता, देखो इसका मतलब द्वितीयक संयोजकता, इसका मतलब है प्राथमिक संयोजकता से प्रबल होती है। आपसे अगर क्वेश्चन आएगा सिद्ध करिए या किसी एक कारण को बताइए जिससे आप ये सिद्ध कर सकते हो कि द्वितीयक संयोजकता प्राथमिक संयोजकता से प्रबल होती है, जानते हो इसका आंसर क्या देना है कि जब किसी उपसहसंयोजक यौगिक को जल में घुला गया प्राथमिक संयोजकता तुरंत ही आयनों के रूप में टूट गई। इसका अर्थ है प्राथमिक संयोजकता क्या होती है, दुर्बल, जबकि द्वितीयक संयोजकता आयनों में टूटी नहीं। अतः सिद्ध होता है कि द्वितीयक संयोजकता होती है प्राथमिक संयोजकता की अपेक्षा प्रबल। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं। द्वितीयक संयोजकता की प्रकृति दिशात्मक होती है। कहता जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है इसकी प्रकृति कैसी होती है, दिशात्मक। दिशात्मक का मतलब जानते हो, अगर दो संयोजकताएं जुड़ी हुई हैं द्वितीयक तो उनके बीच का बॉन्ड एंगल हमेशा कैसा रहता है, निश्चित। ऐसा नहीं है कि अभी बॉन्ड एंगल, ऐसा मैं कह रहा हूं इसमें नहीं है। हालांकि अगर बॉन्ड एंगल 60 है तो फिर वो 60 रहेगा, अपने मन से 90 80 आप नहीं कर सकते, उसको निश्चित होती है क्योंकि दिशा निश्चित होती है, निश्चित एंगल पर बॉन्ड लगाने हैं। इसलिए इनके द्वारा अर्थात द्वितीयक संयोजकता के द्वारा किसी सूत्र की बनावट या संरचना को बताया जा सकता है। मैं क्या चाहूंगा अभी के लिए कि आप इस पूरे फॉर्मूले को पढ़ने के लिए या समझने के लिए इस एग्जाम्पल का प्रयोग किए। आप इसको जल्दी से नोट करो एग्जाम्पल को। मैं बनावट से रिलेटेड कुछ बातें हैं उसको यहीं पर लिखूंगा यार, तो इसको जल्दी से नोट कर लो आप। मैं पढ़ के सुना देता हूं। लास्ट नंबर कहता है द्वितीयक संयोजकता की प्रकृति दिशात्मक होती है। दिशात्मक का मतलब उनके बीच का एंगल कैसा होता है, निश्चित। द्वितीयक संयोजकता द्वारा बनाए गए बॉन्ड्स के बीच का एंगल निश्चित होता है, और क्योंकि एंगल निश्चित है तो इन एंगल के निश्चित होने की वजह से यौगिक का स्ट्रक्चर, बनावट, संरचना भी निश्चित हो जाती है। तो निश्चित कैसे याद रखोगे, यदि किसी भी उपसह संयोजक यौगिक के लिए उपसह संयोजक संख्या जो है वो 4 है, अर्थात उपसह संयोजक संख्या 4 है, चाहे ऐसा कह दीजिए और चाहे कह दीजिए कि द्वितीयक संयोजकताओं की संख्या 4 है, तो उस यौगिक में ध्यान रखिएगा केंद्रीय धातु परमाणु यहां बनाइएगा, पहला लिगेंड यहां, दूसरा लिगेंड इधर की ओर, तीसरा लिगेंड, और बेटा यहां पर लगा दीजिएगा चौथा लिगेंड। तो लिगेंड को, और मैं थोड़ा सा एंगल ठीक किए देता हूं, देखो इसका इस प्रकार से, ये एरो के निशान बनाने नहीं है यहां, लेकिन इस प्रकार से बना करके आना है। ये आकृति समझ पा रहे हो। बॉन्ड अगर 4 हो, एक बॉन्ड ऊपर से नीचे की ओर, बाकी 3 बॉन्ड इधर एक दूसरे से, अरे ऐसा ये जो कैमरा लगाने वाला ये नहीं होता स्टैंड, उसके 3 बॉन्ड ऐसे लगेंगे नहीं नीचे, और एक बॉन्ड कहाँ है, ऊपर की ओर। इस संरचना को कहते हैं चतुष्फलकीय। संरचना। अगर
उप सह संयोजक संख्या 4 हो या द्वितीयक संयोजकता की संख्या 4 हो तो इसको एक प्रकार से और बना सकते हैं। स्ट्रक्चर एक प्रकार का और हो सकता है। बेटा ये केंद्रीय धातु परमाणु हो गया, इसके बाद इसके 4 बॉन्ड हो गए, उन 4 बॉन्ड्स पर लिगेंड जुड़ा हुआ है। बेटा अगर ध्यान से देखा जाए तो ये चारों के चारों बॉन्ड एक तल पर हैं। अगर ये तल है, ये सपाट प्लेन है, तो बीच में केंद्रीय धातु परमाणु, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड यहां, एक बॉन्ड यहां, अर्थात चारों के चारों, अगर इसमें बोर्ड में बात बताऊं, चारों के चारों बोर्ड की सतह पर बॉन्ड रहेंगे। इस संरचना को कहते हैं वर्गाकार समतलीय। लेकिन ये दोनों स्ट्रक्चर कब बनकर तैयार होते हैं? जब यौगिक के लिए उप सह संयोजक संख्या का मान कितना हो, 4, या ऐसा कह दिया जाए कि द्वितीयक संयोजकताओं की संख्या 4 है। लेकिन अगर द्वितीयक संयोजकताओं की संख्या 6 हो तो सूत्र बनाने का तरीका जरा देख लेना। यह केंद्रीय धातु परमाणु है, इसके बगल में एक बना दिया मैंने वर्ग। वर्ग में देखो 4 बॉन्ड, तो वर्ग में इसका मतलब वर्ग समतली, और वर्ग समतली में से एक बॉन्ड बोर्ड से बाहर और एक बॉन्ड बोर्ड से अंदर। तो जो बोर्ड से बाहर आएगा उसको मैंने ये ऊपर बना दिया है, जो बोर्ड से अंदर की ओर जाएगा उसको मैंने कहां बना दिया है, नीचे। इसका नाम क्या रहेगा? देखो मैं पढ़ के सुनाता हूं, इसके 2 नाम हैं। एक तो सबसे पहले वर्ग समतली, एक बोर्ड से ऊपर था, पिरामिड कहते हैं, एक बोर्ड से नीचे था, उसको भी पिरामिड कहेंगे। तो टोटल नाम वर्ग समतलीय द्विपिरामिडीय, या इसी का एक और नाम है अष्टफलकीय। तो इन 6 की 6 जगह पर आप लिगेंड को यूज करोगे, तो इसका नाम है वर्ग समतलीय द्विपिरामिडीय, या उप सह संख्या 6 होने पर इसी का नाम हो जाता है अष्टफलकीय। तो अगर मैं कभी किसी यौगिक का नाम लूंगा और बोलूंगा अष्टफलकीय स्ट्रक्चर है इसका, तो जानते हो अष्टफलकीय स्ट्रक्चर में ये स्ट्रक्चर बनना चाहिए। अगर मैं कहूंगा इसका स्ट्रक्चर वर्ग समतलीय है तो ऐसा बनाना है, अगर इसका स्ट्रक्चर चतुष्कोणीय है, चतुष्फलकीय है, तो ऐसा बनाना है। तो आप एक काम करोगे, ये पूरा का पूरा वर्नर थ्योरी है। वर्नर थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आता है, आप एक काम करो, इसको नोट करो, उन क्वेश्चंस को देखते हैं। देखो बेटा अगले नंबर पे अपने आता है, कहता है प्राथमिक व द्वितीयक संयोजकताएं ज्ञात करना, या किसी सूत्र की सहायता से आपको प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकताएं अगर बतानी होंगी तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। उसके लिए देखो कुछ बातों को ध्यान देते हैं। मान लो मेरे पास एक यौगिक है जिसका नाम है COCl3 4NH3। ये यौगिक मैंने 3 बार ले रखा है। अब हुआ क्या, अगर हमको इसमें प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता की पहचान करनी होगी तो हम इसकी अभिक्रिया करवाएंगे सिल्वर के नाइट्रेट विलयन से। और जानते हो सिल्वर के नाइट्रेट विलयन से अभिक्रिया कैसे कराई? पहली बार मैंने सिल्वर के नाइट्रेट विलयन से 1 मोल से अभिक्रिया देखी, दूसरी बार सिल्वर नाइट्रेट के 2 मोल से अभिक्रिया करवाएंगे, और तीसरी बार सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया ज्यादा मात्रा में होगी। इस बार मैंने सिल्वर नाइट्रेट के 3 मोल की रिएक्शन दिखाई है। देखो होता कैसे है। अगर AgNO3 की मैंने अभिक्रिया करवाई, देखो ऐसा है AgNO3 इसमें भी बहुत सारा पड़ा होगा, लेकिन पहली ऐसी सिचुएशन मिली कि जब AgNO3 ने इस कंपाउंड से रिएक्शन किया तो केवल एक Cl ही Ag से अभिक्रिया कर पाया। ऐसा नहीं कि AgNO3 उसमें से केवल 1 ही मोल पड़ा था, पड़ा तो बहुत सारा था, लेकिन केवल एक ही AgNO3 ने Cl से अभिक्रिया की। क्योंकि एक AgNO3 ने Cl से अभिक्रिया की, इसलिए मैंने एक की ही अभिक्रिया भी दिखाई है। तो AgNO3 अगर इस Cl से अभिक्रिया कर लेगा तो Ag अभिक्रिया कर लेगा Cl से, बेटा क्या बन जाएगा? AgCl। देखते हैं अब आपके पास बचता क्या क्या है। देखो एक तो आपके पास बचा हुआ है CO। Cl कितने बचे हैं? 2।
और जरा ध्यान से देखो इस बात को, NH3 तो 4 है ही, इसको तो कोई लेके ही नहीं जाएगा, और बेटा एक NO3 भी तो बचा है, NO3, ये पदार्थ बनकर तैयार होगा। अब अगर मैं दूसरी रिएक्शन को कंप्लीट करूं, इस बार मैंने देखा ऐसी सिचुएशन कि इस फॉर्मूले से 2 मोल अगर AgNO3 अभिक्रिया कर लेगा तो क्या सिचुएशन बनेगी बेटा, दोनों Ag 2Cl को लेके अलग हो जाएंगे, क्या बनकर तैयार होगा 2AgCl। सही जा रहे हो भैया। अच्छा CO के पास कितने Cl बचेंगे, एक बचेगा Cl। अच्छा यार ये बताओ, एक Cl बचा लेकिन NO3 कितने इकट्ठे हो गए, 2, तो इसको लिख सकते हो NO3 का होल ट्वाइज, और बेटा 4NH3 तो पहले से है। अगर बाई चांस ऐसी सिचुएशन आएगी कि हमने इसकी रिएक्शन AgNO3 से कराई और इस सूत्र ने AgNO3 के 3 मोल से अभिक्रिया कर ली, तो उस सिचुएशन पे जानते हो प्रोडक्ट क्या बनेगा, लिखते हैं। एक तो पहले बताओ, अगर इस पूरे फॉर्मूले ने 3AgNO3 से रिएक्शन कर ली तो बेटा तीनों Ag अगर 3Cl से अभिक्रिया कर लेंगे, पहला पदार्थ क्या बनेगा 3AgCl। अच्छा अब मैं देखता हूं दूसरा पदार्थ मेरे के आसपास क्या बन रहा है, तो CO, कहने का मतलब केंद्रीय धातु परमाणु। फिर NO3 कितनी बार आ जाएगा, 3, NO3 का होल थ्राइस, और फिर लास्ट में 4NH3। कहता है सर जी अभिक्रिया तो आपने हर बार करवा दी, आप प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकताओं की पहचान कैसे करेंगे, कितना मोल AgCl बना है, 1 मोल। तो अगर आपसे प्राथमिक संयोजकता की बात पूछेगा तो 1 है, इस बात को पहचानिएगा। अच्छा बाकी अब द्वितीयक संयोजकता अगर पूछे, रटने के चक्कर में मत पड़ना बेटा, इसकी टोटल संयोजकता कितनी थी, ध्यान से गिनो, 3 तो क्लोरीन थे, 4 NH3 थे, टोटल वैलेंसी कितनी थी, 7, 7 में से एक संयोजकता प्राथमिक है, बता सकते हो द्वितीय संयोजकता कितनी होगी, 6। अब इस जगह एक और बात समझना, कहोगे सर जी क्या कोई रूल है कि जबरदस्ती अभिक्रिया करके आपने बना दिया है, बेटा रूल का कंसेप्ट भी सीख लो। मैं एक लाइन पढ़ के सुनाता हूं, शायद वर्नर थ्योरी में आप कभी पढ़ोगे तो उसमें मिल जाएगी लाइन, वो ढूंढने से। कह रहा था प्राथमिक संयोजकता कमजोर होती है और आयनन के दौरान, आयनों में टूटने के दौरान प्राथमिक संयोजकता टूटकर अलग हो जाती है। मैं अब आपसे पूछूंगा इस सूत्र में कितना भाग टूटकर अलग हुआ है, तो कहोगे सर जी सारा का सारा भाग तो इसी में लिखा है, बस एक Cl टूटा था, वो किसके साथ चला गया था, Ag के साथ। इसका मतलब एक Cl आयन के रूप में टूटा, और जो संयोजकता आयन के रूप में टूटती है उसी को तो आप प्राथमिक संयोजकता कहते थे। प्राथमिक संयोजकता वह संयोजकता है जो जल में घोल देने पर आयन के रूप में क्या हो जाती है, टूट जाती है। तो आपको बस केवल वो संयोजकता ढूंढनी है जो यौगिक से टूटकर अलग हो गई है। आपने देखा जरा इस सूत्र को और इस सूत्र को देखो पूरा, Cl 3 थे, कितने बचे, 2, अर्थात एक Cl टूटा यहां से, तो एक संयोजकता वो हुई प्राथमिक। NH3 कितने थे, 4, अभी भी NH3 कितने हैं, 4, इसका मतलब NH3 तो एक को नहीं टूटे, टूटने पर कितने अवयव टूटे हैं, 1। Cl क्योंकि एक टूटा है, प्राइमरी वैलेंसी 1 है, बाकी की कोई भी संयोजकता टूटी नहीं है। तो अगर बाकी कोई संयोजकता टूटी ही नहीं है तो वो सारी संयोजकताएं कैसी हैं, द्वितीयक, क्योंकि द्वितीयक संयोजकताएं आयनों में कभी भी टूटती नहीं है। सेकंड नंबर पे आ जाओ, क्या कोई व्यक्ति बता सकता है इस सूत्र में से कितने क्लोराइड आयन टूटे हुए हैं, अलग हुए हैं, 2, क्योंकि 2 Cl 2 Ag से रिएक्शन कर रहे थे, इसलिए अगर प्राथमिक संयोजकता की कोई बात पूछेगा आप बताओगे 2। और क्या कोई व्यक्ति ऐसा है जो द्वितीयक वैलेंसी को बता सके, कहोगे सर जी टोटल कितना था, 3 और 4 7, 3 क्लोरीन 4 NH3, और 7 में से 2 संयोजकताएं कैसी निकल गई, प्राथमिक, तो कितनी संयोजकताएं द्वितीयक बची, 5। नहीं समझ पा रहे हो, अगले नंबर पर आ जाते हैं। प्राथमिक संयोजकता को सबसे पहले पहचानते हैं। बेटा ये बताओ Cl थे कितने, 3, अभिक्रिया हुई तो कितने टूटे आयन के रूप में, 3 टूट गए, तो टोटल कितने थे, 3 और 4, 7 में से 3 टूट गए, तो प्राथमिक संयोजकता 3 और द्वितीयक संयोजकता अगर आपसे पूछेगा क्या बताओगे,
बिल्कुल सही जा रहे हो 4। अगर एक नॉर्मली अंदाजा देखा जाए और बच्चा किसी भी बात को पढ़ना ना चाहे, कहे कि भैया हम कोई भी मेहनत नहीं करना चाहते, सीधे हम आंसर बताना चाहते हैं, AgNO3 AgCl 1 मोल बना है, प्राथमिक संयोजकता 1, AgCl 2 मोल बना है, प्राथमिक संयोजकता 3, AgCl 3 मोल बना है, प्राथमिक संयोजकता, गड़बड़ हो गया लगता है, AgCl 2 मोल टूटा है या 2 मोल बना है तो प्राथमिक संयोजकता 2, AgCl 3 मोल टूटा है या 3 मोल बनकर तैयार हुआ है तो प्राथमिक संयोजकता 3। इसी कंसेप्ट पर बेस्ड आपके एनसीईआरटी बुक पर भी देख लोगे, आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। क्या लिखा हुआ है मैं पढ़ के सुना देता हूं। कहता है जलीय विलयन में किए गए निम्न परीक्षणों के आधार पर, परीक्षण का मतलब आपने एक्सपेरिमेंट किया है और उस एक्सपेरिमेंट के दौरान आपने चीजों को देखा और देखने के आधार पर निम्न यौगिकों में धातुओं की द्वितीयक संयोजकता को ज्ञात करो। यार प्राथमिक संयोजकता नहीं मांग रहा है, कौन सी संयोजकता मांग रहा है? अरे यार लिखेंगे भैया द्वितीयक संयोजकता, लेकिन उसी के साथ आपको एक नोट करके बात दिए भी दे रहा है। कहता है AgNO3 मिलाने पर 1 मोल यौगिक से अवक्षेपित AgCl के मोलों की संख्या यहां दे दी गई है। देखो समझो दद्दू हरो ध्यान दो। अच्छा यार ये बताओ इस पीडी की टोटल वैलेंसी कितनी है? 2 और 4 6 ये टोटल वैलेंसी है। इसमें प्राथमिक भी होंगी द्वितीयक भी होंगी। अच्छा यार ये बताओ इससे AgCl कितने मोल बने हैं? इसका मतलब 2 मोल अगर AgCl बना, इसका मतलब इससे 2 संयोजकताएं टूटकर अलग हो गई, तब तो उनको प्राथमिक संयोजकता कहेंगे। तो यार द्वितीयक कितनी बची? तो आपको सरी टोटल 6 थी, 2 टूटकर अलग हो गए, कितनी संयोजकता आ गई? तो अगर आपसे कहेगा कोई द्वितीयक संयोजकता के विषय में तो वो कितनी है? 4। आप नीचे आंसर कर सकते हो। कैसे आंसर कर सकते हो? देखो यहां पे मैं बता देता हूं। आंसर फर्स्ट पार्ट में द्वितीयक संयोजकता कितनी है? 4। सेकंड पार्ट में ध्यान से देखो बेटा, पहले तो ये बताओ टोटल वैलेंसी कितनी है? 8, 2 यहां पर 6 यहां पर, 6 में से कितनी वैलेंसी टूट गई है आयनों के रूप में? 2। तो 8 में अगर 6 वैलेंसी टूट गई है तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है? 6। क्या ये वाली बात जान पा रहे हो? टोटल वैलेंसी कितनी है? तो 4 और 2 6। 6 में से कितनी वैलेंसी आयनों के रूप में टूटी है? 0। इसका मतलब प्राथमिक संयोजकता तो 0 है, द्वितीय संयोजकता कितनी है? 6। चलो भैया 4th नंबर बेटा 4 3 और 4 मिलकर 7 बनेगा। ये तो यहां भी लिखा था लगता है। हाँ ये एग्जाम्पल चल रहा है, एग्जाम्पल चल रहा है। 3 और 4 7 में से 1 आयन के रूप में टूटी है, 7 में से 1 संयोजकता प्राथमिक है, तो कितनी संयोजकताएं द्वितीयक हैं? 6। 5वां 2 क्लोरीन और 2 NH3, इसका मतलब टोटल वैलेंसी तो 4 है। 4 में से आयन के रूप में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, सब ठीक चल रहा है। 6 में से 1 भी वैलेंसी आयन के रूप में नहीं टूटी, इसका मतलब प्राथमिक संयोजकता कोई भी नहीं है। तो सारी वैलेंसी 2 2 4 वैलेंसी का ऐसी है द्वितीयक। अब हम एक बात तुमसे यार पूछेंगे, क्या ये वाला बात समझ पा रहे हो आप लोग कि प्राथमिक या द्वितीयक संयोजकता? अच्छा ये जो अभिक्रिया लिखी है इसमें से क्या अभिक्रिया तीनों सही है? हाँ, जो कंडीशन मिलेगी उस कंडीशन के बेसिस पर हम प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता का निर्धारण करेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता का निर्धारण कैसे किया जाता है, आप ये कंसेप्ट लिख कर आओगे। क्वेश्चन आता है आप उसको सॉल्व करके आओगे। तो इसको नोट कर लीजिए, बाकी की भैया पढ़ाई होगी अगली क्लास पे।